So hello dear aspirants and welcome back to the channel. So this is lecture 11 in this series guys, and we have covered quite a few chapters for your grammar part. There are a few left, but I also wanted to highlight, and also wanted to cover these topics because they are also very important for this. So the lecture we covered last time was close test, and today we will be covering parajumbles and rearrangement, and we will take examples and questions from the previous year paper, the questions that were asked in the previous year exams in your RBI in the previous years 22, 23, 2019, 2024. So I'll use previous year questions for you so that you can get the context and you will get understand the difficulty level of the questions that you face in the exam. तो जल्दी से गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए if you're here for the first time, and let's start with the session ahead. So before we go any further guys, I would like to सबसे पहले I would like to inform you about our courses. जल्दी से फटाफट से बस 10 सेकंड में आपको मैं कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ गाइस। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पे edutap.in सर्च करना है एंड यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज। अब इसमें आपको ऊपर ही आपको ये बहुत सारे टैब्स दिखेंगे, एग्जाम्स, कोर्सेज, PYQs। एग्जाम्स में आप जैसे जाएंगे तो आपको RBI ग्रेड बी के एग्जाम दिखेंगे। कोर्सेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ही RBI ग्रेड बी के कोर्सेज दिखेंगे। इसमें आपको गाइस कॉम्बो पैक्स मिलते हैं। सबसे पहला है आपका RBI और बैंकिंग एग्जाम। अगर आप RBI के साथ साथ दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स लाइक SBI, IBPS को टारगेट करना चाहते हो तो ये आपके लिए कोर्स है। अगर आप RBI, NABARD और सेबी तीनों रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द कोर्स फॉर यू, एंड दिस इज द RBI ग्रेड A ग्रेड B टेस्ट सीरीज। और ये है गाइज हमारे जिनको हम बोलते हैं जबरदस्त कोर्सेज, गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स। सिल्वर कोर्स आपका सिर्फ फेज 2 की प्रिपरेशन और इंटरव्यू के लिए, लेकिन ये है गाइज आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें आपको फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों की तैयारी करने को मिलती है। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ, कंप्यूटर नॉलेज और सबकी तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, समरी शीट्स मिलती हैं हर चैप्टर की, मॉक टेस्ट है, इंटरव्यू सेशन है, गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम है, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन है। इसके साथ साथ आपको ये सिर्फ फेज 1 के लिए नहीं, फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों के लिए है। हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मतलब व्हाट नॉट। ठीक है, तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। सो कम जॉइन अस, वी आर ऑफरिंग flat 70% off on this course, and the coupon code is capital RBI. So you can check out different courses whichever you feel like suitable to you, and you can you can start your preparation from there on. चलिए गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ गाइस। तो इसमें कुछ ऐसे था, फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन्स नोट ऑफ कॉशन ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे कंसिडरेशन दिया था उसने। अब यहाँ पे मेरा जो सही आंसर था जो था वो था इन नीड्स टू बी टेकन इन ऑल सीरियसनेस। कंसिडर होता है किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ का एग्री करना, कंसेंट करना, लेकिन वो एक क्या बोल रहा है, क्राइसिस की बात कर रहा है। तो क्राइसिस के लिए आपको यू नो द क्राइसिस नीड्स टू बी टेकन इन ऑल सीरियसनेस। सो सीरियसनेस इज द राइट वर्ड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रघुराम राजन्स नोट ऑफ कॉशन ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कुड बी बिल्डिंग अप नीड्स टू बी टेकन इन ऑल seriousness, not all consideration. Next, in his note to Parliament's Estimates Committee on Bank Non-Performing Assets (NPAs), Mr. Rajan has established three major sources of potential trouble. Mr. Rajan has established, utilized, determined, flagged, guessed या no replacement. I think he has flagged, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इस्टेब्लिश होता है कोई चीज को बनाना, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, बट ही हैज फ्लैग्ड 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। सो यहाँ पे जो ट्रबल होता है उसको फ्लैग किया जाता है, रेड फ्लैग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे फ्लैग्ड इज द राइट वर्ड। तो मिस्टर राजन हैज फ्लैग्ड 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल ट्रबल विच आर नेमली मुद्रा क्रेडिट, विच इज बेसिकली स्मॉल टिकट लोन्स ग्रांटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, then contributing to farmers through Kisan credit cards. Contributing to farmers doesn't make sense. Borrowing, lending, helping, lending to farmers through Kisan credit card. Credit card से आप क्या करते हैं, बैंक्स पैसे lend करते हैं, not contributing, lending to farmers through Kisan credit cards, and contingent liabilities under the credit guarantee scheme for MSMEs run by the Small Industrial Development Bank of India, SIDBI. The disbursement under Mudra loans alone is 6.37 lakh crore, which is over 7% of the total outstanding bank credit. These loans have been sanctioned under the Pradhan Mantri Mudra Yojana.
These loans have been processed, गिवन, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टर्ब गाइज ना लोन गिवन होते ना प्रोसेस होते, सैंक्शन होते हैं. सो सैंक्शन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो नो रिप्लेसमेंट वाज रिक्वायर्ड है. सो सैंक्शन वाज करेक्ट है. No replacement required. So these loans have been sanctioned under Pradhan Mantri Mudra Yojana, which aims to fund the unfunded and is a signature scheme of the NDA government. And is a signature scheme. Guys, signature scheme, promising scheme, loyal scheme, trademark scheme, capable scheme. Guys, signature scheme नहीं, trademark scheme. Signature तो क्या होता है? जो उनका मतलब ट्रेडमार्क स्कीम इज द बेटर वर्ड है, नॉट सिग्नेचर स्कीम. ट्रेडमार्क क्या होता है? जो उनका, जिससे उनका नाम बना है, जिससे वो फेमस हुए हैं. तो नॉट सिग्नेचर स्कीम, इट शुड बी a trademark scheme of the NDA government, given these are the small loans up to 10 lakh each. So ये थे आपके पिछले लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स. चलिए आज अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं गाइज. आप काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया और ऐसे ही गाइज आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा और आपको इसी तरह से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताने हैं. तो मैं होमवर्क ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ही देता आ रहा हूँ आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे उसको हमें टैकल करना है. ठीक है, और हमारी खुद की प्रैक्टिस भी थोड़ी हो वहां से. चलेगा इस, तो आज हमने करना है अपना रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स. तो रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स क्या होते हैं गाइस? आपको देखो, पैराजम्बल्स या रीअरेंजमेंट आपको दो तरह से मिलता है एग्जाम में. ठीक है, वैसे एक्चुअली तीन हो सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ. वो क्या करता है, पहले वो 6 सेंटेंसेस लेता है. जो मतलब ये पुराना टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, जो पहले आता था. आजकल ये नहीं आता एग्जाम में गाइस, लेकिन फिर भी पता आपको होना चाहिए. वो 6 सेंटेंसेस को जंबल करके आपको देता था और आपको बोलता था कि बताओ इसमें सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए. ठीक है, एक तो ये तरीका था. अब फिर उसके थोड़े दिनों बाद हमने क्या तरीका, इसको बोला जाता है इस पैराजम्बल्स. ठीक है, कि पूरे पैराग्राफ को एक जंबल वे में आपको दे दिया. दूसरा वो क्या करने लगा था गाइस आजकल, वो मतलब ना अलग अलग सेंटेंसेस देता था. ठीक है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे. 5 सेंटेंसेस देता था, नेमली ए बी सी डी ई या पी क्यू आर एस टी, ऐसे करके वो 5 सेंटेंसेस देता था जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते थे. और फिर वो इसका कॉम्बिनेशन बना के देता था कि बताओ सही कॉम्बिनेशन. अब इसमें तो वो क्या पूछता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस. इसमें क्या होता था आपको गाइस, आपको पूरा रीअरेंज करके आपको इसमें ऐसे 5 क्वेश्चंस मिलते थे. तो ये 5 इट यूज्ड टू बी वर्थ 5 मार्क्स. लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इसका एक ही मार्क्स का वर्थ बना दिया. कैसे? उन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन दे दिया खुद. जैसे उसने कॉम्बिनेशन दे दिया बी सी डी ई ए, ऐसे ही उसने कॉम्बिनेशन बना दिया सी डी ए बी ई. राइट, इस तरह से वो 5 कॉम्बिनेशन बना देता था और वो बोलता था कि बताओ सही कॉम्बिनेशन क्या है. इसमें ईज क्या होती थी गाइस, अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिल जाती है ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो उससे आपके 3 से 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे और बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाता था. और आजकल ठीक है, वो जो करने लगा है जिसको हम रीअरेंजमेंट या रीशफल भी बोलते हैं, इसको रीअरेंजमेंट बोला जाता था. मतलब ये कभी कभी ये अभी भी देखने को मिल जाता है. ठीक है, ऐसा बात नहीं है, बट रेयरली. आजकल जो मिलता है वो है गाइस आपका रीशफल. ठीक है, रीशफल ऑफ अ सेंटेंस. तो रीशफल में वो क्या करता है गाइस, वो एक ही सेंटेंस को वो क्या करेगा, ब्रेक कर देता है 5 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में. तो ऐसे क्या किया उसने, एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और उनको स्टेटमेंट्स को नाम दे दिया, पार्ट का नाम दे दिया पी क्यू आर एस टी. ठीक है, और फिर अब वो आपको बोलेगा कि इनको रीअरेंज करो इस स्टेटमेंट को और बताओ ये जो सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए. और फिर वो कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस में देता था, जैसे आर टी एस पी क्यू ऐसे बना दिया, या फिर उसने बना दिया पी आर एस टी क्यू ऐसे. वो फिर इसी तरह से वो 5 कॉम्बिनेशन बना देता है आपके लिए. एंड यू हैव टू सी विच ऑफ द कॉम्बिनेशन फिट्स. इसमें भी बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस को आपको रीशफल करना होता है. तो ओवर द ईयर्स पैराजम्बल्स से लेके रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट से लेके अब जो रीशफल आता है, ठीक है, इट हैज़ बिकम क्वाइट ईजी नाउ. अब काफ़ी ईजी हो चुका है, लेकिन हमें सारा सीखना है ताकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें. ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या होती है गाइस, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं सर इसमें कोई ट्रिक होती है क्या, इसमें कुछ ऐसा रूल वगैरह होता है क्या. देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता है, बट इसमें ट्रिक होती है जो आपको समझनी है. ट्रिक क्या है गाइस, आपको ये समझना है कि आपको
ये जो जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं इनको आपको एक बार पहले पूरा कंप्लीटली विदाउट विदाउट द इंटेंशन ऑफ सॉल्विंग इट, पहले आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ के आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस का सिंटेक्स क्या है, या इनिशियल जो सेंटेंस है, इनिशियल जो पार्ट है वो आपको ढूंढना पड़ता है। तो जो फर्स्ट रीड होता है ना गाइज आपका, उसमें आपको क्या करना है, योर एम शुड बी टू फाइंड द, टू लोकेट द फर्स्ट पार्ट, लोकेट द फर्स्ट पार्ट, चाहे वो रीशफल है, चाहे वो रीअरेंजमेंट है, चाहे वो आपका पैराजम्बल है, तो आपको फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट पार्ट ढूंढना होता है। और वो कैसे ढूंढते हैं गाइस, ठीक है, वी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ, मैं आपको बड़ी अच्छी ट्रिक देता हूँ गाइस, ये हमेशा आपकी हेल्प करेगी। वी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस। देखना गाइज, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रोनाउंस या कंजंक्शंस, गाइज देखो प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे लगता है, जैसे ही, शी, यू, वी, दे, दीज, दोज, इट, दैट, ये होते हैं प्रोनाउंस। तो गाइज जो वर्ड किसी दूसरे नाम को रिप्लेस करने के लिए लगा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है गाइज, क्या पहले सेंटेंस में प्रोनाउन होने चाहिए? पहले सेंटेंस में कोई भी बात आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें ही, शी या दीज, दोज होना चाहिए। अगर देखो उसमें ही, शी है तो मतलब वो पहले किसी से रिलेट कर रहा है, किसी के नाम की जगह पे लगा हुआ है, या दीज हो, दिस है, दैट है, ये वर्ड्स किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर है? दूसरा गाइस, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, इन एडिशन टू, लुकिंग एट दिस। सो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, अब पहले सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट होना चाहिए? क्या पहला सेंटेंस हाउएवर से होता है शुरू, देयरफॉर से होता है, सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली होता है इनसे शुरू, इंस्टेड ऑफ? नहीं। तो आपको ये दो चीज आपको समझ पकड़नी है गाइस। सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हो ना, तो देखो कि किस उस पार्ट में, जिस पार्ट में प्रोनाउन है और जिस पार्ट में कंजंक्शन है, आपने उनको नहीं देखना, मतलब उनको छोड़ दो क्योंकि वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। और जो बाकी बचेगा ना, उसको आपको फोकस करना है क्योंकि वो आपका फर्स्ट पार्ट मिलेगा। ये आपका फर्स्ट ट्रिक होती है, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढने की, फर्स्ट पार्ट ढूंढने की। मान लो वहां पे 4 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस दिए हुए, देखो किस किस में प्रोनाउन है, जिस में प्रोनाउन है और जिस में कंजंक्शन है, उसके पीछे क्रॉस लगा दो, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। जो बच जाएगा आपके पास वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब यहां से आपकी ना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट शुरू होगा। अब जब आप इसको सेकंड टाइम रीड करोगे, सेकंड रीड में आपका आपका पर्पस होना चाहिए इसको सॉल्व करना। और सॉल्व करने की ट्रिक क्या है गाइस, देयर इज अ रूल कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना गाइस। चेन रूल हमेशा आपको ये समझाता है कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है, अगली स्टेटमेंट उसी की एक कॉन्टिन्यूटी में बनाई जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो उसने पिछली स्टेटमेंट में बोला है, उसी में से किसी पार्ट को लेके वो नेक्स्ट सेंटेंस बनाएगा, चाहे वो उसकी कॉन्टिन्यूएशन होगा या उसकी क्या बोलते हैं, जो भी आपने आइडिया डिस्कस किया है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो कॉन्टिन्यूएशन और कॉन्ट्रडिक्शन ये आपको देखना होता है, लेकिन आपको क्लियरली होना चाहिए। देखो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने दिया कि देयर हैव बीन सेवरल, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि एआई हैज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, लेकिन अगला स्टेटमेंट उसने कॉन्ट्रडिक्ट किया किस तरह से, बट एट द सेम टाइम इट हैज ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड न्यूमरस न्यूमरस स्कैम्स एंड फिशिंग केसेस। अब बाकी जो स्टेटमेंट थी ना वो स्कैम्स के ऊपर थी, मान लो, राइट, कि पीपल आर स्कैम्ड ऑन अ डेली बेसिस थ्रू टेलीफोन और थ्रू ऑनलाइन channels, and recently we have also seen scams through phishing and by video fraud और video arrest, राइट। तो बाकी सारी उसकी कॉन्टिन्यूटी में दी। तो एक स्टेटमेंट आपने देख ली और फिर आप उसको उसकी कॉन्टिन्यूटी समझनी होती है कि इस स्टेटमेंट में जो उसने बात की है, अगला कौन सा स्टेटमेंट है जो इसी से रिलेट करके बन रहा है। इसको बोलते हैं चेन रूल, कि आपको हर स्टेटमेंट के अगली स्टेटमेंट से लिंक करना है, फिर इस स्टेटमेंट को आपको अगली स्टेटमेंट से लिंक करना है, फिर इसको आपको अगली स्टेटमेंट से लिंक करना है, फिर आपको इसको अगली स्टेटमेंट से लिंक करना है, और एंड में आपको क्या, देखो गाइस, अगर 5 या 6 स्टेटमेंट मिल रही है तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस इज योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्शन जो आपको देगा, मतलब वो सबसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। ठीक है, सबसे इंडिपेंडेंट मतलब उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें कोई प्रोनाउन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें
कोई आपको कंजंक्शन नहीं मिलेगा, तो सबसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। फिर इसकी कॉन्टिन्यूटी में आपको देखना है कि अब इससे रिलेट करके अगला सेंटेंस कौन सा बन रहा है। फिर जो सेकंड सेंटेंस आपने देखा, फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा मिल रहा है, ठीक है। फिर जो आपने थर्ड तक देखा, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो आपको थर्ड या फोर्थ में मिलेगी। और लास्ट जो स्टेटमेंट होती है ना गाइज, वो याद रखना, वो इट इज ऑलवेज अ कंक्लूजनरी स्टेटमेंट, वो आपको कंक्लूजन देगी। अब कंक्लूजन में आपको क्या मिलता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इसके सॉल्यूशन क्या होगा, या इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, या इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये होती है जो हम वे फॉरवर्ड में देते हैं। तो इसको ना गाइज, ये जो होता है ना आईबीसी, आईबीसी आई थिंक आप सबने सुना होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, ये आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी कॉन्वर्सेशन शुरू करेगा और उसको अधूरा छोड़ देगा आपके सामने, नहीं, वो आपको पूरा कंक्लूड करेगा और वही आपको देखना भी होता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसे ढूंढनी है, इट इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इट होल्ड्स द मेन और द इंट्रोडक्टरी आइडिया ऑफ ऑल द सेंटेंसेस। इसमें आपको इंट्रोडक्टरी आइडिया, ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि ब्रॉड जो बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जब रीडर को किसी बात से ना, तो पहली स्टेटमेंट कैसी होती है, सबसे ब्रॉड, सबसे इंडिपेंडेंट, कि ये बात है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनिशिएशन जो होता है ना, वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से होता है। तो यूजुअली इट डज नॉट बिगिन विद द कंजंक्शन, जैसे हाउएवर, therefore, although, while, but, yet, instead of, in spite of, despite, consequently, hence, so, ये वर्ड्स आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं मिलेंगे। दूसरा, यूजुअली इट डज नॉट होल्ड अ प्रोनाउन, मैंने एक्सप्लेन किया क्यों, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दे, वी, यू, दिस, दीज, इट, ये वर्ड्स आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये किसी को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं, और रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले किसी और का जिक्र हो चुका है, तो दैट कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ढूंढा। फिर सेकंड से फिफ्थ स्टेटमेंट आपको कैसे ढूंढनी होती है, यू हैव टू फॉर्म अ चेन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको समझाया ना, रिलेट, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा अभी कैसे, कि कैसे रिलेट करना होता है, एंड देन कनेक्ट द सेंटेंसेस बाय फाइंडिंग द रिपीटेड वर्ड और द आइडिया। ये है इसका गेम का, इस चेन रूल बनाने का। कैसे आपको चेन बनानी है वो देखो, जो उसने पहली स्टेटमेंट में जो बात की है, ठीक है। अब अगला वो सेंटेंस कौन सा होगा जिसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट ने उसने बोला है उसी से कोई वर्ड जो रिपीट करके, उसी से रिलेट करके वो सेकंड सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस बना रहा है। तो यही आपको चेन ढूंढनी होती है। फिर उसने जो सेकंड में बोला उसमें से वो कौन सा वर्ड है, कौन सा पार्ट है जिसकी कॉन्टिन्यूएशन में, जिसको रिपीट करके उसने नेक्स्ट सेंटेंस बनाया। फिर जो उसने थर्ड में बोला उसको फिर कॉन्टिन्यूटी में या कॉन्ट्रडिक्शन में किस वर्ड को रिपीट करके उसने आगे कॉन्टिन्यूटी बनाई, और इसको चेन बोला जाता है। और लास्ट जो स्टेटमेंट होता है, इट क्लोजेस ऑफ ऑल पैराग्राफ बाय प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, अ कॉन्सिक्वेंस, अ रिजल्ट, इम्प्लीकेशन, अफेक्ट्स या मेजर्स टू बी टेकन। तो ये आपको वो फीलिंग देगा कि अच्छा ये तो यहाँ पे आगे की बात कर रहा है, अच्छा ऐसा होना चाहिए, ये इसकी वजह से ये होगा, या ये हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है। तो ये होते हैं लास्ट स्टेटमेंट, ये कंक्लूजनरी स्टेटमेंट होती है। इट यूजुअली कंटेन्स कंजंक्शन, जिसमें मोस्टली आपको कंजंक्शन मिल जाती है, मोस्टली बट नॉट ऑलवेज, यूजुअली इसमें मिल जाएंगी कंजंक्शन, और हो सकता है इसमें आपको प्रोनाउन भी मिले, ठीक है। अब ये होता है इनको रीअरेंज करने का तरीका, फर्स्ट रीड में फर्स्ट सेंटेंस ढूंढो और सेकंड रीडिंग में चेन रूल बनाओ। अब इनको कैसे करना है गाइस, अब आज वो ट्राई करते हैं, वो लाइव करके देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल ना स्पीड मेथड से समझाता हूँ कि जल्दी कैसे करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 25 मिनट्स मिलेंगे, और 25 मिनट्स में अगर आपने 5 मिनट इसमें लगा दिए फिर पेपर पूरा नहीं होएगा आपका। तो जल्दी कैसे करना है, पहले वो ट्रिक लगाओ, प्रोनाउन और कंजंक्शन ढूंढो, कॉन्शियसली ढूंढो। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे इट सीम्स लॉजिकल टू ट्राई टू यूनाइट दीज सेपरेटेड, ये देखो दीज मिल गया मुझे प्रोनाउन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दीज इंक्लूड स्पेशली, फर्स्ट वर्ड ही क्या मिल गया मुझे, प्रोनाउन, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। थर्ड option, sentence number C, a variety of other airborne or fecally transmitted and waterborne diseases also take their toll, other, a variety of other airborne, कुछ और भी बात कर रहा है वो, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, their toll। नेक्स्ट, these can be and have been pursued, प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। द मेन सोर्सेज ऑफ मोर्टेलिटी इन इंडिया आर मालन्यूट्रिशन, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड टेटनस, यस, कोई प्रोनाउन नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट, द मेन मेजर्स टू रिड्यूस देयर इंसिडेंट्स, ये देख लो, मिल गया आपको सभी में प्रोनाउन, और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर आपके सामने। ऐसे आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहली रीड में आपको बस यही करना है, आपको अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। और मुझे मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गई, कौन सी थी यहाँ पे, माय फर्स्ट स्टेटमेंट वाज सेंटेंस नंबर ई, जो सबसे इंट्रोडक्टरी बात है कि इंडिया में मोर्टेलिटी के, मतलब डेथ्स के सबसे बड़े जो सोर्सेज है वो क्या है। द मेन सोर्सेज ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब डेथ्स इन इंडिया आर मालन्यूट्रिशन, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड टेटनस।
तो उसने बीमारियों की बात की है कि सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया में किस वजह से होती है, इन वजह से होती है। अब देखते हैं, अब आते हैं सेकंड रीड पे, कॉन्टिन्यूटी बनाने पे, ठीक है, कि किस सेंटेंस में मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी मिलेगी। अब वो कैसे चेन बनानी है, अब वो दिखाता हूँ मैं आपको गाइस। देखो, अब दोबारा से ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। इट सीम्स लॉजिकल टू ट्राई टू यूनाइट दीज सेपरेटेड फंक्शंस इन द एक्टिविटीज ऑफ बेसिक हेल्थ वर्कर्स। कोई लॉजिक है इसका डिजीजेस से? नहीं, नहीं हो सकता कनेक्ट ये। नेक्स्ट, दीज इंक्लूड स्पेशली वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड ऑल्सो क्यूरेटिव वर्क। यहाँ तो बीमारियों डिजीजेस की बात हो रही थी ना, वाटर सप्लाई सैनिटेशन कहाँ से आ गया? नहीं, नहीं कनेक्ट हो सकता। थर्ड, a variety of other airborne or fecally transmitted and waterborne diseases also take their toll। ये देखो उसने क्या बोला है, देखो मेजर रीजंस हैं इंडिया में डेथ के, मालन्यूट्रिशन, मलेरिया, टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस, और फिर बोला कुछ और भी बीमारियां हैं एयरबोर्न और फीकली ट्रांसमिटेड एंड वाटरबोर्न डिजीजेस विच ऑल्सो टेक देयर टॉल, कि उनकी वजह से भी काफ़ी डेथ होती है। डिजीजेज और डेथ की बात आ गई, ये आ गया रिपीटेड आइडिया, हो गया कनेक्शन। बट अभी और भी देख लो, दीज कैन बी एंड हैव बीन परस्यूड बाय एक्सपेंसिव सेपरेट प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम की बात हुई है? नहीं हुई, ठीक है, नहीं कनेक्ट हो सकता। एंड लास्ट, द मेन मेजर्स टू रिड्यूस देयर इंसिडेंट्स रिक्वायर कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स। नहीं कनेक्ट हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्लियरली यहाँ पे मिल गया। Second statement was a variety of other airborne और fecally transmitted and waterborne diseases also take their toll, कि इनकी वजह से भी काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। ये बात होगी अब डिजीज वाली। अब आगे देखते हैं गाइस, सेपरेटेड फंक्शंस की कोई बात नहीं हुई अभी तक। दीज इंक्लूड स्पेशली वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की कहीं बात नहीं हुई अभी तक। दीज कैन बी एंड हैव बीन परस्यूड बाय एक्सपेंसिव सेपरेट प्रोग्राम्स, कोई बात नहीं हुई। अब देखो बीमारी के बाद अब वो बात कर रहे हैं कि हम कैसे इनको रोक सकते हैं, वो आया एफ में जो मैं पढ़ रहा था, सेंटेंस नंबर एफ। द मेन मेजर्स टू रिड्यूस, अब देखो प्रोनाउन से कनेक्ट किया करो, टू रिड्यूस देयर इंसिडेंस। देयर किसको बोल रहा है वो? इन बीमारियों को, कि इनकी घटनाओं को रोकने का तरीका क्या है। द मेन मेजर्स टू रिड्यूस देयर इंसिडेंस, देयर किसको बोला है? डिजीजेस को। बन गया कनेक्शन कि उनके इनके और मतलब डेथ ना हो, उनको रोकने का तरीका क्या है। तो द मेन मेजर्स टू रिड्यूस देयर इंसिडेंस रिक्वायर कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स। ये हमें करना पड़ेगा अगर हमें इनकी डेथ रोकनी है। तो ये मेरा बन गया सॉल्यूशन, आ गया अब इसका। अब आगे देखते हैं गाइस, दीज कैन बी एंड हैव बीन परस्यूड बाय सेपरेट प्रोग्राम्स। नहीं, दीज इंक्लूड, हाँ ये देखो, कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स में दीज इंक्लूड स्पेशली, दीज किसके लिए है? दीज ये मेजर्स की बात कर रहे हैं। द मेन मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंसेस, कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स। और इनमें क्या है? दीज इंक्लूड मतलब दीज मेजर्स इंक्लूड स्पेशली वाटर सप्लाई, इसमें पानी की सप्लाई साफ होनी चाहिए, सैनिटेशन, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और क्यूरेटिव वर्क मतलब ठीक ठाक सबको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो ये इसके कॉन्टिन्यूटी बन रही है। तो ये मेरा बन गया सेंटेंस नंबर 4। अब बचे हमारे पास दो सेंटेंस, सेंटेंस डी और सेंटेंस ए। दीज कैन बी एंड हैव बीन परस्यूड बाय एक्सपेंसिव सेपरेट प्रोग्राम्स बट विद लिमिटेड सक्सेस, कि इनको परस्यू किया जा सकता है और किया भी गया है, लेकिन किसके साथ? एक्सपेंसिव, महंगे सेपरेट प्रोग्राम्स के साथ, बट विद लिमिटेड सक्सेस, लेकिन उसमें ज़्यादा सक्सेस हमें नहीं मिली है। और फिर उसने ए में क्या बोला? इट सीम्स लॉजिकल टू ट्राई टू यूनाइट दीज सेपरेटेड फंक्शंस। ये जो सेपरेटेड फंक्शंस हैं, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और क्यूरेटिव वर्क, इन द एक्टिविटीज ऑफ बेसिक हेल्थ वर्कर्स अंडर अ पार्टिसिपेटिंग रूरल हेल्थ स्कीम। ये कंटिन्यू एंड कंक्लूजन दे रहा है ये, कि अगर हमें सक्सेस नहीं मिली है अभी तक इनमें हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू unite these functions under a basic health worker scheme under a participating rural health scheme। ये इसका सॉल्यूशन दिया है उसने। तो ये बना मेरा कि भाई हमने इनको परस्यू किया है लेकिन ये सक्सेस नहीं मिली हमें इन्हें अभी तक। और फिर उसने कंक्लूजन में आगे के लिए क्या बोला कि क्या करना चाहिए इसमें? इट सीम्स लॉजिकल। तो लॉजिकल क्या लग रहा है अब? कि हमें इनको यूनाइट कर देना चाहिए, एक ही इंसान को तीनों काम दे देने चाहिए, कि भाई वो पानी सप्लाई भी साफ रखे, सैनिटेशन भी, और क्यूरेटिव वर्क भी करे अपने एरिया का, ताकि अकाउंटेबिलिटी आए। ये नहीं है कि भाई सर मैं बारिश आ गई, वहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी, मेरी क्या गलती है, मैंने तो साफ किया था, वहाँ पे कूड़े वाले ने कूड़ा नहीं उठाया। कूड़े वाले से पूछा तुमने क्यों नहीं उठाया? बोला जी गाड़ी नहीं थी मेरे पास। तो ये गाड़ी कौन ले गया? गाड़ी गया जी वो वाले ले गए। तो यूँ अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। तो उनको क्या बोल रहा है कि एक ही इंसान को काम दे दो, भाई ये एरिया तुम्हारा है, इसमें सारा तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर यहाँ कुछ हुआ तो तुम्हें पकड़ा जाएगा। तो ये आप कर सकते हो एज अ सॉल्यूशन, इनको सेपरेटेड फंक्शंस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इनको यूनाइट कर सकते हो। ये उसने सॉल्यूशन दिया। तो क्या बन गया मेरा सीक्वेंस? द फर्स्ट सेंटेंस इज ई, सेकंड सेंटेंस इज सी, थर्ड सेंटेंस इज एफ, फोर्थ सेंटेंस इज बी, फिफ्थ सेंटेंस इज डी, एंड लास्ट सेंटेंस इज ए। तो ई सी एफ बी डी ए इज द राइट कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेटमेंट। आप वो सॉल्व करके और बड़े आराम से आंसर कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं गाइस, एक और ट्राई करके देखते हैं, व्हाई नॉट।
ठीक है, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो लग के अच्छे से करें, चलेगा। तो वही ट्रिक अब आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना और उसके बाद चेन बनाना। हाँ जी गाइस, द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू, प्रोनाउन मिल गया, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इन प्रिंसिपल टू थ्रो ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर सम इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। वेरी गुड, कोई प्रोनाउन नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, ओनली दोज इंडस्ट्रीज, दोज आगे प्रोनाउन। नेक्स्ट, इन एडिशन, शुरू ही कंजंक्शन से हो रहा है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट, दिस विल एनेबल दिस, ये देखो स्टार्ट ही प्रोनाउन से हो रहा है, मिल गया फर्स्ट स्टेटमेंट आपको। ये ऐसे ढूंढा जाता है गाइस, बड़े ही रैशनल वे में। फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया, अब इसको सीखना और समझना शुरू करो। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इन प्रिंसिपल टू थ्रो ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर सम इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि कुछ इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंडर रिजर्व थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने वाली हैं। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्रीज को खोलने वाली हैं। द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू इज टू ऑफलोड, नहीं रिव्यू की तो बात ही नहीं हुई अभी तक। ओनली दोज इंडस्ट्रीज विल बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर विच फॉल इन द हाई प्रायोरिटी एरियाज। हाँ, उसने क्या बोला है, इन एडिशन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एंगेज इन रिव्यू, रिव्यू तो ये देखो यहाँ आया है, रिव्यू तो इसके बाद आएगा। द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू, ये इसके बाद डी के बाद ए होगा, ठीक है। एंड दिस विल एनेबल द गवर्नमेंट टू अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ एनी सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स। पहले हाँ, तो क्लियर बन गया गाइस। देखो उसने क्या बोला, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इन प्रिंसिपल टू थ्रो ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर सम इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। फिर उसने क्या बोला है, सिर्फ वो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में रिजर्व रहेंगी जो हाई प्रायोरिटी एरियाज में है। ओनली दोज इंडस्ट्रीज विल बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर विच फॉल इन द हाई प्रायोरिटी एरिया, सिर्फ वो गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी, जो लो प्रायोरिटी एरियाज है उनको निकाल दिया जाएगा। हाँ, फिर देखो ये वही फिर हाई प्रायोरिटी एरियाज की बात कर रहा है कि इससे क्या होगा, दिस विल एनेबल द गवर्नमेंट टू अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ एनी सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स। इससे क्या होगा, हम मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है, हम मोनोपोली नहीं, अच्छा फिर नहीं, फिर रिव्यू भी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, फिर रिव्यू आना चाहिए। इन एडिशन अब गवर्नमेंट और क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो एंगेज इन अ रिव्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स है उस पोर्टफोलियो को भी रिव्यू कर रही है। एंड द पर्पज ऑफ दिस रिव्यू इज टू ऑफलोड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम सर्टन लो प्रायोरिटी एरियाज। हाँ, ये हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट अपने भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रही है ताकि वो लो प्रायोरिटी एरियाज से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल पाए। इससे क्या होगा, ना गवर्नमेंट की मोनोपोली बनी लो प्रायोरिटी एरियाज में, हाई प्रायोरिटी एरियाज में, ठीक है, और ना ही प्राइवेट की मोनोपोली बनी। तो इससे क्या होगा, दिस विल एनेबल, ये उसने फ्यूचर की बात की है, दिस विल एनेबल द गवर्नमेंट टू अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ एनी सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स को छोड़ के बाकी किसी भी एरिया में किसी भी सेक्टर की मोनोपोली ना रहे, ये करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया है। तो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। सो बी, सी, थर्ड इज डी, फोर्थ इज ए एंड फिफ्थ इज ई। दैट्स योर कॉम्बिनेशन। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, उतना ही जल्दी आपसे सॉल्व होने लगेंगे। बट इसमें टाइम लगता है, ये इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ कि बस कर लो हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा इसमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गलतियां भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा मन भी टूटेगा, लेकिन उसी से सीखोगे आप। अरे यार, यहाँ पे ये कैसे हुआ, अच्छा मैं ये मिस कर गया, अच्छा ये ध्यान रखना चाहिए था मुझे। ऐसे एक्सपीरियंस करके सीखते हो आप ये चीज़ें गाइस, ठीक है। चलिए, ये वाला अब देखो, ये आ गया आपका वो जो मैं अभी हमने पैराजम्बल्स किए, अब हम कर रहे हैं रीअरेंजमेंट। आपको 5 स्टेटमेंट दे दी, लेकिन नीचे आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। इससे क्या होगा, आपके ऑप्शन हेल्प हो जाते हैं। देखना, ए, 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एक बी से, एक ई से, एक सी से, तो प्रोबेबिलिटी है शायद ए फर्स्ट सेंटेंस हो, बट फिर भी पढ़ते हैं। देखना गाइस, epidemics much like wars or natural disasters profoundly influence the course of history। के महामारियों से हिस्ट्री को लिखा जाता है, मतलब हिस्ट्री को बदल के रख देती हैं महामारियां। उसने देखा फिर ओवर 100 ईयर्स लेटर, 100 ईयर्स लेटर, किससे 100 ईयर्स लेटर, ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। स्पेनिश फ्लू बिकेम अ डेडली कॉम्बैट इन वर्ल्ड वॉर 1। नहीं, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया एंड इन्फ्लुएंजा डेसिमेटेड इंडिजिनस अमेरिकन आफ्टर यूरोपियन कॉन्टैक्ट इन द 16th सेंचुरी, पेविंग द वे फॉर वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ओके, ये लग नहीं रहा मुझे, बट फिर भी चलो कर लेते हैं कंसिडर। सम स्कॉलर्स क्रेडिट द HIV एड्स क्राइसिस ऑफ 1980s विद पुशिंग द गे राइट्स मूवमेंट इनटू द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। नहीं, येलो फीवर टर्न्ड द टाइड ऑफ हाइशियन रेवोल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। अच्छा, ये आपको उसने अलग अलग इंसिडेंट्स बताए हैं कि कैसे महामारियों से हिस्ट्री शेप होती है। तो क्लियरली ए फर्स्ट सेंटेंस गई, सबसे इंट्रोडक्टरी बात, सबसे ब्रॉड बात क्या बोली है, एपिडेमिक्स, महामारियां, मच लाइक वॉर्स, लड़ाइयों की तरह, और नेचुरल डिजास्टर्स, या जो नेचुरल बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनकी तरह ही
इन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है। वर्ल्ड आप देखो यहाँ पे टाइम का गेम था गाइस। वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? 1919। ये है 16th सेंचुरी, ये है आपका 1980s, और ये है आपका बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। यहाँ से हो जाएगा सॉल्व आपसे बड़े आराम से। तो ए हमें मिल गया। ए के बाद 16th सेंचुरी, पहले ये आना चाहिए। स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा डेसिमेटेड द इंडिजिनस रेड 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 अमेरिकन जिनको बोलते हैं, उनको खत्म कर दिया था आफ्टर यूरोपियन केम इन कॉन्टैक्ट इन द 16th सेंचुरी, पेविंग द वे फॉर वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, जिसको आज यूएसए बोलते हैं। तो जैसे यूरोपियन 16th सेंचुरी में अमेरिका आए, उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशन को स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा दिया और वो खत्म हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न था उसका, मतलब जो उन्होंने कॉलोनाइज किया वहाँ पे। फिर इसके बाद आया बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। येलो फीवर हेल्प टर्न द टाइड ऑफ हाइशियन रेवोल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। ये फिर ये आना चाहिए। फिर आना चाहिए वर्ल्ड वॉर वन वाला, ओवर 100 ईयर्स लेटर। हाँ, स्पेनिश फ्लू जो 1919 में आया था, बिकेम अ डेडली कॉम्बेटेंट इन द ट्रेंचेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। तो स्पेनिश फ्लू की वजह से बहुत डेथ हुई थी। और लास्ट और 1980s में जो HIV का जो क्राइसिस आया था, इसको गे राइट मूवमेंट को पुश करने के लिए यूज़ किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो अब देखो इससे ये हेल्प हो जाती है। ए के बाद मुझे अगर पता है सी मेरा क्लियर आंसर है, तो ए सी ई बिल्कुल सही है। फिर बी वेरी गुड, और डी लास्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता गाइस, इसमें आपको दो मिल जाएंगे ना, दो तीन मिल जाएंगे, वहीं से आपका ऑप्शन सॉल्व हो जाए, ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है। हमें दिख रहा है ए फर्स्ट है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। सिर्फ दो ही चॉइसेस थी, या ए या डी। अब ए के बाद बस हमें ये देखना था, ए के बाद सी आना चाहिए या ए के बाद बी आना चाहिए। जैसे ही पता चला ए के बाद सी है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ये थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनमें ऑप्शंस की हेल्प मिल जाती है। चलिए गाइस, ये देखते हैं एक बार। इन एवरीडे लाइफ फूड इज ऑफन यूज टू एनहांस मूड और ट्रीट आवरसेल्व्स। हाउएवर, ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ईटिंग टेस्टी फूड रिलीज डोपामिन इन आवर ब्रेन्स व्हिच इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद डिजायर्स एंड वांटिंग फॉर फूड। फूड के ऊपर है कुछ पैसेज। ईटिंग सॉल्टी एंड फैटी फूड्स मे इंप्रूव आवर मूड टेम्पररली बाय मेकिंग अस फील हैप्पियर and more energetic while also satisfying our hunger. From an early age, infants learn to associate feeding with being soothed and social interaction. मुझे लग रहा है गाइज हम्म ये मुझे लास्ट स्टेटमेंट मुझे पता लग रही है। देखो, हाउ एवर इफ कंफर्ट ईटिंग बिकम्स अ हैबिट, इट ऑफन कम्स विद हेल्थ कॉस्ट सच एज वेट गेन। इससे वेट गेन भी हो जाता है, खैर खाने से हमें खुशी मिलती है, ठीक है, हम मूड का इन्हांस हो जाता है, हमारा खुश हो जाते हैं हम खा के मज़ेदार, लेकिन वेट गेन भी उससे हो जाएगा अगर आप उसको हैबिट बना लो तो मुझे लग रहा है बी लास्ट स्टेटमेंट है, और वो मुझे इसमें ही मिल रहा था। तो ऐसे भी आप कर सकते हो गाइस, फर्स्ट नहीं मिल रहा लास्ट ढूंढ लो। स्मार्ट काम करना है गाइस, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यही था, फर्स्ट होना चाहिए था ई। फ्रॉम एन अर्ली एज इन्फेंट्स लर्न टू एसोसिएट फीडिंग विद बीइंग सूद्ड एंड सोशल इंटरेक्शन। फिर ए, इन एवरीडे लाइफ फूड इज ऑफन यूज टू एनहांस मूड और ट्रीट आवरसेल्व्स। और हम बड़े हो जाते हैं तो भी हम खाना, बचपन में भी हम दूध पी के बड़ा सो जाते थे मम्मी के गोद में, बड़े हो गए तो खाना खा के हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, सुबह सुबह यार कुछ मज़ा हो जाए, आज कुछ सही खाएंगे। तो हम डेली लाइफ में फूड को यूज़ करते हैं अपने आप को ट्रीट करने के लिए। थर्ड, ईटिंग टेस्टी फूड रिलीजेस डोपामिन इन आवर ब्रेन विच इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद डिजायर एंड वांटिंग। इससे क्या होता है, डोपामिन आता है। फोर्थ, उसने क्या बोला, डी, कि ईटिंग स्वीट एंड फैटी फूड मे इंप्रूव आवर मूड टेम्पररली बाय मेकिंग अस फील हैप्पियर and more energetic while also satisfying our hunger. However, if comfort eating becomes a habit, it often comes with health costs such as weight gain. तो ये आपका लास्ट था, तो क्लियरली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको गाइस, ठीक है। अब चलते हैं गाइस अपने थर्ड रीशफल वाले में। अब रीशफल में कई बार आपको सेंटेंस के पार्ट रीशफल करने पड़ जाते हैं, या कई बार आपको वर्ड रीशफल भी आ जाता है। जैसे उसने क्या किया देखना, इन द गिवन क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड आर नंबर्ड ए बी सी डी ई। द पोजीशंस ऑफ सम हाइलाइटेड वर्ड्स मे बी इनकरेक्ट एंड नीड टू बी एक्सचेंज्ड विद अनदर हाइलाइटेड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हमें एक्सचेंज ढूंढना है कि कौन सा वर्ड किससे एक्सचेंज होना चाहिए। तो इनको क्या कैसे किया जाता है, इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, इसको छोड़ के बाकी सारा सेंटेंस पढ़ लो आप एक बार। एज द dash of habitat and biodiversity loss dash humans to more zoonotic diseases। जूनोटिक जो जानवरों से इंसानों में आते हैं, जैसे कोविड आया था। तो एज द डैश ऑफ हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस
dash humans to more zoonotic diseases that dash from animals to humans, a key program to study the spread of these diseases and dash ways to control them has been in the dash in India since 2018. तो as the spread of habitat, suggest of habitat नहीं हो सकता, destruction of habitat and biodiversity loss, yes. तो expose of works of नहीं, as the destruction ये होना चाहिए था A आपका, as the destruction of habitat and biodiversity loss suggest humans to या expose humans to spread humans to work, हाँ expose होना चाहिए, as the destruction of habitat and biodiversity loss expose humans to more zoonotic diseases that spread from animals to humans. तो ये exchange होगा A के साथ C, that that spread from animals to humans, a key program to study the spread of these diseases, suggest ways to control, हाँ तो ये आना चाहिए था, ये इसके साथ एक्सचेंज हो गया, suggest ways to control them has been in the works in India since 2018, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है. तो A with C, B with D है गाइस, A with B, A with C, sorry, A with C and B with D. Yes, option D is your correct answer. तो ये ऐसे भी आपको रीशफल करने को मिल जाते हैं, वर्ड्स बोल्ड करके, ये आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं गाइस. ये 3-4 क्वेश्चन दे देता है वो आपको एग्जाम में, और इसको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बट ये बड़े स्कोरिंग होते हैं. आप इसको तरीका समझो, पहले जो बोल्ड वर्ड है उसको ब्लैंक की तरह छोड़ दो और सिर्फ सेंटेंस का जो टोन है या जो थीम है वो समझने की कोशिश करो. चलो और क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको एंड में होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, याद रखना गाइस. चलिए, the public schools dash included dash program that dash students about dash from different dash and background. The public schools multicultural included, curriculum included, taught included, ethnic included, inventors in नहीं curriculum आना चाहिए. So the public schools curriculum included multicultural, तो ये इसके साथ exchange हो गया, multicultural program that taught students about ethnic from different inventors background, या taught about inventors फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड. यस, तो ये डी होना चाहिए था और ये ई होना चाहिए था. यस, सो क्या होना चाहिए था, द पब्लिक स्कूल्स करिकुलम इंक्लूडेड मल्टीकल्चरल प्रोग्राम दैट टॉट स्टूडेंट्स अबाउट इन्वेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड. सो ए विद बी एंड डी विद ई, ए विद बी नहीं, ए विद बी, डी विद ई. यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. राइट तो ये ऐसे सॉल्व किए जाते हैं गाइस. तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको ये अब इजी भी लग रहा होगा. हाँ यार, अगर पेपर में आते हैं तो हो जाएंगे हमसे. राइट, दैट इज द पॉइंट ऑफ दीज सेशंस, दीज लेक्चर्स, कि आपको हम हेल्प कर पाए आपकी प्रिपरेशन में, एंड वी कैन मेक यू कंफर्टेबल विद द एग्जाम पैटर्न. ठीक है, चलेगा इस एक और क्वेश्चन करते हैं. विद इट्स डाइवर्स वर्ल्ड द सिटीज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी इन द पॉपुलेशन. नहीं समझ नहीं आ रहा. विद इट्स डाइवर्स वर्ल्ड, डाइवर्स सिटीज, diverse considered diversity, diverse population. Yes, with its diverse population the cities is नहीं, the world is नहीं, exchange तो इसके साथ होना चाहिए, the city इसके साथ होगा. हाँ, the city is considered one of the most cosmopolitan cities. तो B with D. Yes, one of the most cosmopolitan cities in the world. So A with E. So क्या बनेगा यहाँ पे, with its diverse population the city is considered one of the most cosmopolitan cities in the world. So A with E and B with D. A with E, B with D. Option D is your correct answer. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस. टू डैश द स्टडी टू द कंप्लाइंट पेशेंट्स ओनली दोज डैश अ सेकंड डिपार्टमेंट एट द आउट पेशेंट डैश वर इंक्लूडेड. ओके, टू रिस्ट्रिक्ट द स्टडी to completing the study, to department the study, to visit the study, to included नहीं. I think restrict ठीक है यहाँ पे. To restrict the study to the compliant patients, only those department at completing a second, हाँ only those, ये भी ठीक लग रहा है, only those completing a second department at the outpatient visit. नहीं, those completing a second visit at the outpatient department were included. तो हाँ ये बनना चाहिए था. तो to restrict the study to the compliant patients, only those completing a second visit at the outpatient department were included. So इसमें एक ही exchange था, C with D, C with D, C with ये रहा. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. हो सकता है दो मिले, हो सकता है एक ही एक्सचेंज करने को मिले, या ये भी मिल सकता है गाइस नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड, कि कोई एक्सचेंज की जरूरत ही ना हो वहाँ पे.
ठीक है। चलिए गाइज, तो ये है गाइज आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। एज द डैश आर एट डैश स्टेज द सीनियर स्टाफ एट द ऑब्जर्वेटरी डैश टू मेक नो डैश व्हेन डैश यस्टरडे। क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए गाइज, क्या है सही आंसर इसका, बता सकते हो आप एक्सचेंज करके ऑप्शन में से ढूंढ के। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर आपको मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए गाइज, ये था आज का आपका सेशन फॉर योर पैराजम्बल्स रीअरेंजमेंट एंड रीशफल ऑफ क्वेश्चंस। आई होप इससे आपको काफ़ी कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा, कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और कैसे एग्जाम में आपको तैयारी करनी है और किस टॉपिक्स को आपको कैसे टैकल करना होता है। सो वी आर हेल्पिंग यू विद दिस। बट अगर आपको यही सारी चीज़ें हमारे हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे कोर्स से करनी है गाइज, तो आपको बस इतना करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और edutap.in सर्च करना है। आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। आपको ऊपर कोर्सेज में सबसे पहला ही कोर्स आपको आरबीआई ग्रेड बी का दिखेगा। वहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये है आपका वो वन स्टॉप सॉल्यूशन आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड कोर्स, जिसमें आपको फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू सभी की तैयारी करवाई जाती है इस एग्जाम के लिए। सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू द राइट इंसाइट इनटू योर फ्यूचर फॉर योर प्रिपरेशन। गाइस, इस पे अभी हम फ्लैट 70% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक ये इससे ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल नहीं होगा, राइट। तो दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन और इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है, पूरे 1 साल की। तो 1 साल के लिए आप इसको सिर्फ इतने से कॉस्ट में पूरे अपने आरबीए ग्रेड ए या ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी यहाँ से कवर कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सेशन सब यहाँ पे मिलेगा आपको एक ही जगह पे, आपको कंपाइल्ड फॉर्म में। इसके साथ साथ आपको डाउट रेजोल्यूशन भी मिलता है, क्वेरीज रिजॉल्व होती हैं आपकी 24 आवर्स के अंदर अंदर, और हम तो हैं ही फैकल्टी मेंबर्स आपको हेल्प करने के लिए, आपके गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए। सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड गिव योर बेस्ट इन योर जर्नी। तभी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओगे। नहीं तो आधा अधूरा सोच के आधी अधूरी तैयारी में पेपर देने चले जाओगे, ठीक है, बहुत मोरल डाउन होता है। तो अपनी तैयारी पूरी करो, अच्छे से करो, टाइम से स्टार्ट करो। अब स्टार्ट करोगे तब जाके एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। सो कम जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड इन दिस जर्नी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू अगेन टुमारो गाइस। अगर आपको कोई कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, you can call us on this number, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. that's our official email id. और गाइज, आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, प्लीज डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। प्लीज जरूर बताओ, तो हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा कि आपको लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा, ठीक लगा, अच्छा नहीं लगा, क्या लगा। जो फील कर रहे हो वो एटलीस्ट एक्सप्रेस करो। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज कि आपको ये सेशंस और ये सीरीज़ में आपको कितनी हेल्प मिली है, आपको कितना बेनिफिट मिला है इससे, और क्या आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं या इसमें कुछ इंप्रूव हम कर सकते हैं। So that's it for today, guys. I'll see you again tomorrow. I'll see you again soon, Friday, with next chapter with another practice question, and we will continue this further. So that's it for today. I'll keep you updated. I'll keep you posted. So thank you so much, and happy learning to all of you guys. Thank you. Bye bye.